गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 22 ऑफ मई के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में चल रही डेली 20 एमसीक्यू सीरीज का हिस्सा है। तो अगर आप में से कोई इन लेक्चर्स का पीडीएफ फॉर्मेट चाहता है तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और क्योंकि आज वेडनेसडे है तो हमारा रिवीजन वाला पार्ट नहीं रहेगा, उसकी जगह पे हम सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। विच कंट्री वॉज डिक्लेयर्ड द होस्ट ऑफ द वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027? वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 के लिए किस कंट्री को होस्ट डिक्लेयर किया गया है? ये कंट्री है ब्राजील। ब्राजील को होस्ट डिक्लेयर किया गया है 2027 के वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए एट द फीफा कांग्रेस। इसी के साथ इन्होंने बीट किया है ज्वाइंट बिड को बेल्जियम, नीदरलैंड्स और जर्मनी की। ठीक है, तो ब्राजील ने सिक्योर किए हैं 119 वोट्स अगेंस्ट 78 फॉर द यूरोपियन बिड। ये डिसीजन फॉलो करता है एक फीफा टेक्निकल इवैल्यूएशन को, जिसमें कि ये ब्राजील को फेवर करते हैं। ब्राजील की ये जो बिड है इसमें इन्होंने बात करी है कि पर्पस बिल्ट स्टेडियम्स बनवाएंगे और स्ट्रॉन्ग कमर्शियल बैकिंग होगी इनकी। और इसके अलावा यूएस और मैक्सिको ने, याद रखिएगा कि इस ज्वाइंट बिड को विथड्रॉ कर लिया था, जिसके बाद ये 2031 के यानी कि 2031 के टूर्नामेंट पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल 2027 के लिए जो वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला है इसके लिए होस्ट कंट्री कौन सी है? आंसर है ब्राजील। ठीक है, According to a recent report released by NOAA, how much of the world's coral reefs have been bleached in the past year? एक recent report के मुताबिक कितना % ऑफ द दुनिया का कोरल रीफ ब्लीच हो चुका है पिछले साल? तो NOAA के मुताबिक, जिसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएस, इनके मुताबिक 60% ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स जो हैं ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं हीट स्ट्रेस को, जिसके बाद इनकी ब्लीचिंग हो चुकी है पिछले 1 सालों में। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन चुका है क्योंकि इसके पहले इतने अमाउंट में एक साथ ब्लीचिंग नहीं देखी गई थी और ये 4th मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट है ऑन द रिकॉर्ड, क्योंकि प्रीवियस 3 जो हैं वो हुए थे 1998 और 2017 के बीच में। ठीक है, तो ब्लीचिंग जो है वो रीफ्स को वल्नरेबल बनाते हैं टू एनी डिजीज और ये बायोडाइवर्सिटी को काफी हद तक हार्म करते हैं दैट दे सपोर्ट। ठीक है, तो रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक 60% ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स जो है वो ब्लीच हो चुके हैं पिछले साल। रिसेंटली वेयर वाज द इंडियाज प्रोग्रेसिव पाथ इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो इंडियाज प्रोग्रेसिव पाथ इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की कॉन्फ्रेंस हाल ही में कहां पे हुई है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने असम गवर्नमेंट के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया इस कॉन्फ्रेंस को। कहां पे? गुवाहाटी में। कब से कब तक? 18 और 19 ऑफ मई को। ठीक है, यहाँ पे पर्पस क्या था? जो इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिसेंट चेंजेस हैं उनको डिस्कस करना, और इस इवेंट के थ्रू हाईलाइट किए गए हैं 3 नए लॉज को। कौन कौन से? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, इसके थ्रू ये रिप्लेस करेंगे आउटडेटेड ब्रिटिश एरा के लॉज को। तो ये जो लॉज हैं ये इंप्लीमेंट हो जाएंगे 1 जुलाई 2024 से। फाइन, तो यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस के लिए वेन्यू कौन सी जगह है? आंसर है गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन हैज प्रोवाइडेड $500 million loan to which bank for providing micro loans to women in the rural areas? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने प्रोवाइड किया है इतना अमाउंट किस बैंक को, किस लिए? माइक्रो लोन्स प्रोवाइड करने के लिए वुमेन को रूरल एरियाज में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा HDFC बैंक, दैट इज ए ऑप्शन। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने प्रोवाइड किए हैं $500 million लोन किस बैंक को? HDFC बैंक को ऑन 17 ऑफ मई। और इस लोन की हेल्प से ये सपोर्ट करेंगे वुमेन माइक्रो फाइनेंस बोरोवर्स को, स्पेसिफिकली जो कि हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में और जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स में, और काफी हद तक वो एंगेज हैं सस्टेनेबल लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स में। ठीक है, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो होती हैं वो एक्चुअली बहुत हाई रेट चार्ज करती हैं, अनलाइक उनके HDFC बैंक जो है वो चीपर लोन्स प्रोवाइड करेगा ड्यू टू इट्स एक्सेस टू द लोअर कॉस्ट फंड्स फ्रॉम द कासा डिपॉजिट। ठीक है, तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने इतना अमाउंट प्रोवाइड किया है HDFC बैंक को माइक्रो लोन्स प्रोवाइड करने के लिए टू द वुमेन हु आर इन रूरल एरियाज। नेक्स्ट है, द मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ बायलैटरल फ्रेमवर्क बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? तो जो मेट्स है जो आजकल चर्चे में है, ये एक बायलैटरल फ्रेमवर्क है इंडिया और किस कंट्री के बीच का, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे
जो ऑस्ट्रेलियन फेडरल बजट है उन्होंने अनाउंस किया है मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम नेम्ड एज मेट्स इंडियन नेशनल्स के लिए, और ये पार्ट है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट का बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो मेट्स इनेबल करता है टेम्पररी मोबिलिटी को फॉर इंडियन ग्रेजुएट्स एंड अर्ली कैरियर प्रोफेशनल्स जिनकी उम्र 18 से लेकर 30 साल के बीच में है इन द टारगेटेड फील्ड्स, जिसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया में जाके रह सकते हैं और काम कर सकते हैं फॉर अप टू 2 years। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। सिमिलरली आजकल नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम चर्चे में है। अगर आपसे इसका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया है 9.12 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट इन दिस स्कीम, और ये जो है एनएससी ये एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम है बाय द इंडियन गवर्नमेंट, जिसमें आप टारगेट करेंगे लो टू मिडिल इनकम इन्वेस्टर्स को, जिसके थ्रू सेविंग्स को प्रमोट किया जाएगा और टैक्स बेनिफिट्स को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट्स जो है वो आप इंडिविजुअल तरीके से भी बना सकते हैं या फिर ज्वाइंटली थ्रू द पोस्ट ऑफिसेज। तो यहाँ पे इसका पर्पस क्या हो जाएगा? एक सेविंग ऑप्शन प्रोवाइड करना फॉर लो टू मिडिल इनकम इन्वेस्टर्स और उनको टैक्स बेनिफिट्स ऑफर करना। ठीक है, विच इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द मैटेरियो विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया रिसेंटली सीन इन द न्यूज? इसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री नोडल है, आपको ये बताना है। तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने एक्चुअली मैंडेट किया है सभी मेडिकल डिवाइस लाइसेंसीज को कि वो एडवर्स इवेंट्स को रिपोर्ट करें ऑन द मैटेरियो विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। इसका बेसिक पर्पस क्या है? पेशेंट सेफ्टी को इनहांस करना बाय सिस्टमैटिकली एनालाइजिंग द एडवर्स इवेंट। तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन सर्व करता है एज अ नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर, और मेडिकल डिवाइसेस जो कि रेगुलेट करता है CDSCO। इसमें क्या क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और इम्प्लांट्स वगैरह, इसके अलावा इन विट्रो डायग्नोस्टिक। ठीक है, तो इंडिया जो कि हैवली रिलायंट है ऑन द इंपोर्ट्स फॉर मेडिकल डिवाइसेस, वो अब रेगुलेशंस को ओवरसी कर रहा है थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो मेट्रो विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। Recently, there was the second edition of India-Australia Indonesia Trilateral Maritime Security Workshop conducted। ये इवेंट कहाँ हुआ है हाल ही में? तो ये सेकेंड एडिशन था इस मैरिटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप का, जो कि हाल ही में कोची में कंडक्ट किया गया है फ्रॉम 15th to 17th of May। ठीक है, एट INS द्रोणाचार्य कोची इंडिया। थीम इसके लिए अगर आपसे पूछी जाए तो थीम रखी गई थी इंडियन ओशन रीजन कोलैबोरेटिव एफर्ट्स टू इनहांस द रीजनल मैरिटाइम सिक्योरिटी। इसको चेयर किया है सीनियर नेवल ऑफिशियल्स ने फ्रॉम द 3 कंट्रीज। डिस्कशंस में फोकस किया गया मैरिटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस को लेके, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज मैकेनिज्म्स एंड मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस, साथ ही इंटरऑपरेबिलिटी को इनहांस कराया गया अमंग द नेवीज। ठीक है, तो इस वर्कशॉप का पर्पस क्या है? कोऑपरेशन को फॉस्टर करना, जिससे कि हम प्रेजेंट डे मैरिटाइम थ्रेट्स को एड्रेस कर सकें इन द इंडियन ओशन रीजन। फाइन, तो वेन्यू क्या है सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया ट्राइलेटरल मैरिटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप के लिए? योर आंसर इज कोची केरला। देखिए, यहाँ पे आजकल स्पीति वैली जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी लोकेशन क्या है तो आप क्या बताएंगे? तो ये लाई करता है हिमाचल प्रदेश में। ओके, किस वजह से स्पीति वैली न्यूज में आई है? क्योंकि राइजिंग टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे एप्पल कल्टीवेशन अब बहुत ही प्रमोट हो चुका है, और इसकी एलिवेशन है 3400 मीटर्स। तो फार्मर्स जो है वो अब शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम बार्ली एंड पोटैटोज टू द एप्पल्स, जो कि इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट है। और 2023-24 में अगर हम बात करें तो स्पीति वैली ने प्रोड्यूस किए थे एप्पल्स को वर्थ 34 करोड़ रुपीज। फाइन, तो एप्पल्स ऑल्दो एक टेम्परेट फ्रूट है, ये ओरिजिनेट हुआ था मिडिल ईस्ट में 4000 साल पहले। और आपको एक चीज याद रखनी है कि चाइना लार्जेस्ट एप्पल प्रोड्यूसर है ग्लोबल लेवल पे। फाइन, तो स्पीति वैली के बारे में याद रखिएगा कि ये वैल्यू कहाँ पे या कौन से स्टेट में लाई करती है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। और ये न्यूज में क्यों आई? बिकॉज ऑफ एप्पल कल्टीवेशन। Recently, which district of UP get its second Sentinel Surveillance Hospital Lab, a vital facility to diagnose the dengue virus? यूपी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सेकेंड सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब इस्टेब्लिश हो चुका है, और ये एक वाइटल या इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है जहां पे डेंगू वायरस को डायग्नोस किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, प्रयागराज। प्रयागराज इनॉग्रेट करने वाला है अपना सेकेंड सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब, जिससे कि डेंगू वायरस को डायग्नोस किया जाए और इससे एड्रेस किया जाएगा करंट लैक ऑफ फैसिलिटीज को। तो प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो सिर्फ एक SSH लैब ऑपरेट होती है मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में। प्लान्स डिस्कस किए जा रहे हैं ड्यूरिंग अ वर्कशॉप ऑन नेशनल डेंगू डे, और यहाँ पे बेसिक पर्पस क्या है कि हम एक स्पेशलाइज्ड लैब इस्टेब्लिश कर सकें एट तेज बहादुर सप्रू हॉस्पिटल बाय द एंड ऑफ 2024, जिससे कि डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज इनहैंस हो सके इस डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है,
तो ये यूपी का सेकेंड सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब है जिसको कि स्टैब्लिश किया जा रहा है प्रयागराज में। रिसेंटली वेयर वॉज एन इनॉग्रल समिट ऑन क्लीन कुकिंग इन अफ्रीका हेल्ड। ये समिट कहां पे हुई है हाल फिलहाल? तो इनॉग्रल समिट ऑन क्लीन कुकिंग इन अफ्रीका कंडक्ट की गई है पेरिस में, और यहाँ पे लगभग 1000 डेलीगेट्स मौजूद थे फ्रॉम नियरली 60 कंट्रीज। इस समिट में हाईलाइट किया गया क्रिटिकल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड्स को जो कि यूज करते हैं बिलियंस ऑफ अफ्रीकन। तो डिस्पाइट की प्रोग्रेस हुआ है चाइना, इंडिया और लैटिन अमेरिका में, क्लीन कुकिंग रिमेन्स इल्यूसिव इन अफ्रीका, जहां पे 70% ऑफ पीपल रिलाई करते हैं बायोमास में डिफरेंट कंट्रीज में लाइक नाइजीरिया, कीनिया एंड घाना। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनॉग्रल समिट थी ऑन क्लीन कुकिंग इन अफ्रीका, इसको कहां पे कंडक्ट किया गया? आंसर है पेरिस। नेक्स्ट है recently which institution has approved a $148.5 million loan to enhance the power supply there in Sikkim? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। एडीबी ने अप्रूव किया है $148.5 मिलियन का लोन, जिससे कि जो सिक्किम की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो मॉडर्नाइज हो सके। इस प्रोजेक्ट के थ्रू ये सपोर्ट करते हैं स्टेट के पावर फॉर ऑल इनिशिएटिव को, और इससे क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी एंश्योर की जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि 770 किलोमीटर ऑफ पावर लाइंस को अपग्रेड किया जाएगा, 580 किलोमीटर ऑफ ओल्ड कंडक्टर्स को रिप्लेस किया जाएगा, और इसके अलावा 26 सब स्टेशन को हम अपग्रेड करेंगे। ठीक है, और इन सब चीजों के अलावा 15,000 पब्लिक स्ट्रीट लाइट्स को इंस्टॉल किया जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन और सेफ्टी प्रोग्राम्स कंडक्ट होंगे डिफरेंट 28 विलेजेस में। फाइन, तो ये अमाउंट किसने अप्रूव किया है? आंसर इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली अनवील्ड द कार्बन रिडक्शन इनिशिएटिव ऑफ एसएफओ टेक्नोलॉजीज? ये है सी ऑप्शन, इसरो। इसरो के करंट चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ, और इन्होंने अनवील किया है एसएफओ टेक्नोलॉजीज कार्बन रिडक्शन इनिशिएटिव, जिसका बेसिक पर्पस है 50% ऑफ रिडक्शन बाय द एंड ऑफ 2035 एंड जीरो एमिशंस बाय 2040। ठीक है, तो इन्होंने एक सैपलिंग प्लांट की थी, और इस दौरान इन्होंने अनवील किया चंद्रयान रेप्लिका को, जो कि हाईलाइट करता है एसएफओ के कॉपरेशन को विद इसरो। एस सोमनाथ ने इसके अलावा डिस्कस किया इंडियन स्पेस सेक्टर के ग्रोथ को, और इनका टारगेट है कि $2 बिलियन की जो करंट इसकी वर्थ है उससे बढ़ा के हम इसको 9 to 10 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचाएंगे अगले 5 से 10 सालों में। ठीक है, तो यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इसरो, जिसने की अनवील किया है कार्बन रिडक्शन इनिशिएटिव को ऑफ एसएफओ टेक्नोलॉजीज। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2024? इसके लिए हमने थीम क्या रखी है? सबसे पहले इंटरनेशनल म्यूजियम डे हम कब मनाते हैं? 18 मई को मनाते हैं, जिससे कि हम म्यूजियम के सोसाइटल रोल्स को हाईलाइट कर सकें। इसको स्टैब्लिश किया गया था इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स के द्वारा इन 1977। तो फर्स्ट थीम जो इसकी थी वो इंट्रोड्यूस हुई है 1992 में, और 2024 के लिए थीम रखी गई म्यूजियम्स फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, तो ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम 1951 मीटिंग फॉर द क्रूसेड फॉर म्यूजियम्स, और इसके थ्रू हम हर साल ग्लोबल म्यूजियम पार्टिसिपेशन को इनवाइट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बातें याद रखिएगा। इंटरनेशनल म्यूजियम डे हम सेलिब्रेट करते हैं 18 मई को। इस साल की थीम हमने रखी है म्यूजियम्स फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। नेक्स्ट है फोंगपुई नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये नेशनल पार्क कहाँ पे लाई करता है, आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मिजोरम। एक्चुअली एक नया हेमी पैरासिटिक टेरेस्ट्रियल प्लांट है जो कि डिस्कवर किया गया मिजोरम के फोंगपुई नेशनल पार्क में, और ऑल्दो इसमें एक फुली डेवलप्ड रूट सिस्टम नहीं मौजूद था, लेकिन ये अपने होस्ट प्लांट को कनेक्ट करता था फॉर वाटर एंड मिनरल्स, बट इट कैन फोटोसिंथेसाइज फॉर इटसेल्फ एंड इंडिपेंडेंट तरीके से ये ग्रो कर रहा था। ठीक है, तो फ्लावरिंग इसमें होती है फ्रॉम जुलाई टू सितंबर, और फ्रूट्स आते हैं फ्रॉम अगस्त टू अक्टूबर। तो इस स्पेशीज का नाम लुशाई ट्राइब के ऊपर रखा गया था, जो कि मिजोरम में पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि लुशाई जो ट्राइब है वो कहाँ रहती है? आंसर है मिजोरम। फोंगपुई नेशनल पार्क की लोकेशन क्या है? आंसर है मिजोरम। लास्ट क्वेश्चन है विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे एवरी ईयर? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे हम कब मनाते हैं? तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 20 मई को, और इसके थ्रू हम मार्क करते हैं 1875 के मीटर कन्वेंशन साइनिंग को। ठीक है, तो ये स्टैब्लिश करता है एक ग्लोबल मेजरमेंट सिस्टम, और इस साल की हमने थीम क्या रखी थी इस दिन के लिए? तो आंसर है सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो ये एम्फेसाइज करता है मेजरमेंट के रोल को कि किस तरह से हम इसका यूज करके सस्टेनेबल इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट को फॉस्टर कर सकते हैं। की एप्लीकेशंस में क्या क्या चीजें आती हैं? एनर्जी यूज को मॉनिटर करना, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज को मैनेज करना,
पोल्यूशन सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना और व्हीकल इमिशन को रेगुलेट करना, ठीक है। तो एक्यूरेट मेजरमेंट सपोर्ट करते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन को और इंप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को, ठीक है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे होता है 20th मई को, और इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी है, आंसर है सस्टेनेबिलिटी। फाइन। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को काफी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं, जहां पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ थोड़ा कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Sahadsana signing off.